वेलकम टू एसकेएम इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स BHIC 103 इस विषय का ये वीडियो क्लास लेकर के आया हूँ। इस सिंगल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास में आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो सभी चैप्टर्स हैं उसके एसेंस को मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट एरिया से वो मैं डिस्कस करूँगा। तो ये पूरा का पूरा जो सेशन है बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये वन शॉट सॉल्यूशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास जो गेस पेपर मार्केट से उन्होंने परचेज़ किया है और वो गेस पेपर अप टू द मार्क नहीं है। तो उन्हें मैं हेल्प करने के लिए भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा। उसमें काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं पीवाईक्यू के, वो भी मैंने शेयर किया है। तो शॉर्ट नोट्स आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल वीडियो क्लास होगी जो जिन्होंने एडमिशन लिया है और उनका सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो इससे क्या होगा कि जो चैप्टर वाइज़ एसेंस है, उससे पता ये चलेगा कि इस विषय में क्या टॉपिक्स हैं, क्या चीज़ दिया गया है। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो इसके बाद आप लोग जब डीपली इसे स्टडी करेंगे तो काफ़ी ईज़िली तरीके से आप समझ पाएँगे। डिटेल्स में देखिए कि क्या होता है कि जो भी सिलेबस है, इसमें से केवल 20% ही पूछा जाता है। बहुत कुछ दिया हुआ है आपकी पाठ्य पुस्तक में, उतने डिटेल में एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। बहुत ही कम सिलेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो 20% टॉपिक्स में से या कह सकते हैं कि सिलेबस में से 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम का मतलब मोस्टली यही रूल है, एक यूपीएससी को थोड़ा-सा हटा दे तो। तो बेसिकली ये जो विषय है, इसका टाइटल यही है कि भारत का इतिहास पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ये देखिए BHIC 103 का शॉर्ट नोट्स है, ये मैंने जो है उन स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया है जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है या जिन्होंने कहीं और से गेस्ट पेपर परचेज़ किया है जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। टेलीग्राम जॉइन कीजिएगा और वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यही जानकारी दे दूं जिनके जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं इंक्वायरी से रिलेटेड कि ये इग्नू मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है। तो बेसिकली इग्नू मेंटरशिप प्रोग्राम एक तरह का सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है। आप बीए में एडमिशन लेने के बाद जो है हमारे इंस्टीट्यूट से एनरोल कर सकते हैं। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी विषयों के आपको हेल्प दिया जाएगा। सॉल्व असाइनमेंट्स, सॉल्व गेस्ट पेपर, जो भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इग्नू से रिलेटेड। इस मेंटरशिप बैच की खास बात ये है कि आप जितने पैसे में मार्केट से गेस्ट पेपर परचेज करते हैं उसके हाफ प्राइस में आपको ये सभी बेनिफिट हम देते हैं। साथ ही मैथ स्पेशल की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी या आप यूपीएससी सीसेट या यूपीएससी एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लासेस ले सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेनिफिट जो है हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड यूपीएससी मेंटरशिप बैच हैं। इसके लिए आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूँगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप डायरेक्टली जो है चैट कर सकते हैं, इनकी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं यहाँ बता दूँ कि जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम है यूपीएससी से रिलेटेड, जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उनके जो अपने एरियाज़ में जो एक्सपर्टाइज़ हैं, जैसे किसी का करंट अफ़ेयर्स काफ़ी अच्छा है, किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छा है, तो ये सब चीज़ हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं इंक्लूड करता हूँ। वही बेनिफिट जो है मैं स्टूडेंट्स से शेयर करता हूँ। टेस्ट सीरीज़ जो है एक टॉप इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं ले सकता ऑन एयर। तो मैं बता दूँ कि एज़ अ टीचर तो बेस्ट मटेरियल जो ऑनलाइन रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, वही चीज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम का यही मतलब है कि एक टीचर जो है आपको टीचर की गाइडेंस में आप प्रिपरेशन करते हैं। ऑनलाइन मटेरियल जो अवेलेबल है, उसको फ़िल्टर्ड करके हम प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर तरीके से जो है टाइम टेबल दिया जाता है। इसके अलावा जो है शेड्यूल दिया जाता है कौन से सब्जेक्ट्स को किस मंथ में कंप्लीट करना है। ये सब चीज़ें वन ऑन वन मेंटरशिप के तहत होता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन।
बेसिकली जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको वीडियो क्लास में बताया था कि इस जो वन शॉट वीडियो क्लास है, इसका क्या मोटिव है? इसका यही मोटिव है कि जो हिस्ट्री होती है, वो उसका टाइमलाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इंसिडेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हम गेस्ट पेपर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, वो इम्पोर्टेंसी के हिसाब से रहते हैं। मतलब जो टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही डिस्कस किए जाते हैं, तो उसको पढ़ने के दौरान जो है, एक कनेक्टिविटी इश्यू रहता है। इस एक वीडियो क्लास के अंदर आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया गया है, साथ ही साथ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, इसके लिए एक क्रॉनिकल वे में जो है सभी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में खंड 1 भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, ये पहला खंड है जिसका ये टाइटल दिया गया है। तो इस सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये समय काल क्या है। तो देखिए, जो अंग्रेजी कैलेंडर शुरू होता है वह ईसा मसीह के जन्म से शुरू होता है, ठीक है? जीसस क्राइस्ट के जन्म से शुरू होता है। तो उनके जन्म से 200 साल पहले से ये इतिहास की बात की जा रही है, भारत के इतिहास की। और उनके मृत्यु के मतलब उनके जन्म के 300 साल बाद तक के, यानी 300 ईस्वी, ठीक है? तो ये समय काल है। तो बेसिकली जब हम ईसा पूर्व की बात करते हैं, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल आता है, और जब हम ईस्वी की बात करते हैं, तो वह जो है उनके मरने के बाद का समय होता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 300 और 200, 500 साल का इतिहास इस खंड में डिस्कस किया गया है। तो बेसिकली क्विकली हम इसका ओवरव्यू करेंगे, इस पूरे एसेंस, इस पूरे आपके जो पाठ्य पुस्तक में ये इस खंड में क्या है। हम जो है क्विकली जो है नेक्स्ट 20-25 मिनट में जो है इस चैप्टर्स, जो सभी चैप्टर्स है आपके इस विषय का, उसका जो है एसेंस हम देख लेंगे, ताकि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कल आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको मदद मिले। और साथ ही साथ वे स्टूडेंट्स जो इसे स्टार्टिंग में देख रहे हैं, अभी उनका सेशन स्टार्ट हुआ है, उनको भी इस विषय से संबंधित जो है पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस विषय में एक्चुअली में है क्या, और उसके बाद अगर वो डीपली बुक पढ़ेंगे, तो उन्हें जो है और अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट एरियाज़ कौन से हैं जहाँ से इग्नू प्रश्न पूछता है, इसकी भी जानकारी इस सेशन में मैं दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो पहला चैप्टर आप लोगों को दिया गया है, वह है शुंग और कुषाण के बारे में। ठीक है? इकाई 1 डेडिकेटेड है चैप्टर शुंग और कुषाण। ये जो शुंग और कुषाण, ये दोनों लगभग 100 ईसा पूर्व, यानी पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इनका समय काल था। शुंग वंश जो है 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक के समय काल में था, जबकि कुषाण वंश जो है पहली शताब्दी से ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक था, और ये लंबा साम्राज्य इनका चला है। तो यहाँ से मैं बताऊँ आपको कि बेसिकली जो मौर्य साम्राज्य है, उनके पतन के बाद जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने जो है शुंग वंश की स्थापना की। और जो मौर्य साम्राज्य देखा गया कि वो बौद्ध जो धर्म था उसके ज़्यादा अनुयायी उसमें हुए थे, ज़्यादा सपोर्ट करते थे मौर्य साम्राज्य में। तो उसके विपरीत जो पुष्यमित्र शुंग का ये साम्राज्य था, शुंग साम्राज्य, तो शुंग वंश ने बहुत ज़्यादा जो है ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, और वे जो अनुष्ठान वगैरह होते थे, जो वैदिक धर्म, उसको उन्होंने पुनरुत्थान किया। इसके अलावा महत्वपूर्ण शासकों में जो इनका नाम है, इसमें है पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, ये शामिल है। सांची स्तूप सहित कई जो कला और वास्तुकला में इनका प्रमुख योगदान है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुषाण वंश की, तो कुषाण वंश में एक नाम आता है कोजुला कन्फ्यूशियस, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। इन्होंने ही कुषाण वंश की जो स्थापना की थी, लेकिन इनके जो सबसे मशहूर, जो कह सकते हैं प्रसिद्ध शासक हैं, वह कनिष्क हैं, और एक और नाम है विम कन्फ्यूशियस। तो बेसिकली जो कनिष्क जो थे, वो बौद्ध धर्म में अपना योगदान इन्होंने दिया था। तो कुषाण युग जो है की स्थापना के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है कनिष्क। इसके अलावा सिल्क रोड
के साथ-साथ व्यापार में वृद्धि में भी इनका प्रमुख योगदान जो है इस वंश का दिया जाता है। भारत, चीन और रोम के बीच जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान जो है इनके शासनकाल में हुआ कनिष्क के। तो जो स्थापित किया गया था कुषाण वंश वह कुजुला कन्फ्यूशियस के द्वारा था, लेकिन इसको काफ़ी विस्तार जो मिला वह कनिष्क के शासनकाल में था। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कि गंधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ था इस समय काल में। बेसिकली जो सेकंड चैप्टर है आपका वह क्षेत्रीय शक्तियों के उदय से लेकर के हैं जो मौर्यों के जो पतन के बाद जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय काल है इसके बीच के समय काल का इतिहास इस चैप्टर में आपको दिया गया है और बेसिकली इसमें जो बात की गई है दक्कन में सातवाहन, दक्षिण भारत में जो चेर, चोल और पांड्या जैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। इन क्षेत्रीय शक्तियों ने सांस्कृतिक स्थानीय जो संस्कृतियां हैं उनको बढ़ावा दिया। इसके अलावा जो व्यापार नेटवर्क में काफी विकास में काफी योगदान दिया। जो मौर्य साम्राज्य से अलग क्षेत्रीय पहचान और प्रशासनिक प्रणालियों की उन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट आपके जो थर्ड इकाई है ये बेसिकली दक्कन और तमिलकम में प्रारंभिक राज्य गठन के बारे में है और ये तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसवी तक चलता है। ठीक है, ये ईसा पूर्व गलती से हो गया, ईसवी तक है और इसमें लगभग दक्कन में जो सातवाहन और तमिलकम का में जो संगम काल के राज्यों के बारे में और उन राज्यों का कैसे गठन हुआ इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। बिल्कुल भी डीप में हम नहीं जाएंगे, बस हम जो है ये जानकारी ले रहे हैं कि एक्चुअली में ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इस विषय का क्या है। फिर हम जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखेंगे और इम्पोर्टेंट एरियाज जो हैं उसके बारे में डिस्कस करें ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको उनकी तैयारी भी हो जाए और प्लस आपको इस चैप्टर्स में इस विषय में क्या-क्या दिया गया है उसका एक एसेंस आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो बेसिकली मैं बता रहा था कि सातवाहनों ने उत्तर और दक्षिण भारत को सांस्कृतिक और साथ में साथ आर्थिक रूप से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सातवाहनों ने। इसके अलावा जब हम दक्षिण भारत में बात करते हैं संगम साहित्य तमिलकम की, तो इसमें हमें झलक ये दिखाई देती है कि सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होता है। संगम साहित्य इसे हम जो है तमिलकम की सामाजिक राजनीति यानी जब तमिलकम बात करते हैं तो उसमें कई सारे राज्य होते हैं जो उस समय गठन हुए थे। अब इसके अलावा जो आपके पाठ्य पुस्तक में चौथा जो चैप्टर है, इकाई है, वह है कृषि बस्तियाँ और कृषि समाज, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो बेसिकली ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है यह ईस्वी तक यह चला था। और ये समय काल है जो इसमें डिस्कस किया गया है एक्चुअली में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक, ठीक है? तो इस बीच का जो इतिहास है, उसकी बात की जा रही है कि कृषि बस्तियाँ और कृषि समाज प्रायद्वीपीय भारत में किस प्रकार से जो है डेवलप हुए थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोहे के औजारों और सिंचाई तकनीकों के उपयोग के कारण हर संस्कृति में जो है काफ़ी बदलाव आया। संस्कृति सांस्कृतिक और कृषि गतिविधियों में तेज़ी आई, विस्तार हुआ। तो इससे क्या हुआ कि बस्तियों की स्थापना होने लगी, कृषि समाजों का विकास हुआ और कृषि उत्पादन बढ़ गया। जब कृषि उत्पादन बढ़ गया तो उत्पादन को या तो हमें मार्केट में पहुँचाना पड़ता था, जो प्रोडक्ट जो हुआ है, जो अनाज उत्पन्न हुए, उसको अब जो है बाज़ारों में लेके जाना होता था, उसका भंडारण भी करना था, वितरण जो की जाती है। तो इस तरह को चीज़ों को व्यवस्थित करें क्योंकि जो कृषि होती है ना, जब कृषि की जब फसल कटाई होती है, एक साथ जहाँ कटाई होती है तो फिर बड़ी मात्रा में जो है उपज जो है पैदावार जो है अब भंडारण की आवश्यकता होती है, वितरण की आवश्यकता होती है। तो एक बैग वो मौसम होता है जहाँ पे बहुत सारा अनाज उम, मानव सब मतलब इंसानों के हाथ में लग जाता है, ये समय होता है। तो उसके लिए फिर प्रबंधन की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से जो है प्रबंधन और प्रशासनिक इकाइयाँ प्रणाली जो है विकसित होती गई, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है और
इस जो शुरू किया गया, अलग-अलग जगहों पे जो है अलग-अलग तरीके से जो है प्रशासनिक व्यवस्था की गई, तो इस तरह से जो है विकास होता चला गया। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि आपको जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर जो है किस तरीके से पूरा जो है कृषि बस्तियाँ और कृषि समाज का विकास हुआ है। नेक्स्ट आपको जो यूनिट है, इसमें मिलेगा कि व्यापार, नेटवर्क और शहरीकरण 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, ठीक है? पूरा समय काल जो है यही चल रहा है, तो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। तो इसमें बेसिकली क्या है कि भारत में जो मध्य एशिया है, इसके अलावा चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, रोमन साम्राज्य, इन सबको जोड़ने वाले व्यापार नेटवर्क की बात की गई है। इसके अलावा जब भारत में बात करते हैं हम, तो पाटलिपुत्र, उज्जैन, मदुरै जैसे शहरी केंद्रों का विकास इस समय में हुआ। तो किस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि देश के अंदर जो है एक व्यापार के केंद्र शहर बसे, जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन, मदुरै जैसे शहरी केंद्र बने। यहाँ पे व्यापार होता था, फिर यहाँ से जो है विदेशों में जो है व्यापार होता था। ठीक है, तो इसके अलावा समुद्री स्थानों, स्थल मार्गों और से जो है मसाला, वस्त्र, कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात, सोना, ये सब का जो है व्यापार होता था। रेशम के कपड़ों का व्यापार होता था। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से इस चैप्टर में दिया गया है। इसके साथ ही खंड जो है यह समाप्त होता है। अब खंड 2 जो है वह गुप्त और गुप्तोत्तर राज्य और समाज के बारे में है। यानी कि गुप्ता पीरियड और उसके पतन के बाद जो समाज है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो सबसे पहले इसमें इकाई 1 स्टार्ट होता है। एक्चुअली में ये इकाई 6 है। तो इसमें शुरू होता है गुप्तों का उदय, अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति। ये चैप्टर का नाम है और ये बेसिकली 4ठी शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक है। ठीक है। अ, ये बेसिकली गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, जिसके बाद उसका विस्तार चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त और फिर उनके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। और बेसिकली विज्ञान, कला, साहित्य और गणित में इनकी प्रगति जो है इसके के कारण ही जो है भारत स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है इनके समय काल में। इसके अलावा कृषि, व्यापार और कुशल प्रशासन पर आधारित इनकी स्थिर अर्थव्यवस्था थी। मंदिर वास्तुकला और मूर्ति कला में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के बारे में भी इनके जो है काफ़ी योगदान इनका रहा है। तो यह थे चैप्टर 6 में गुप्तों का उदय, अर्थव्यवस्था और समाज। बेसिकली 7th इकाई जो है उसमें जो है आपको यही दिखाया गया है कि उत्तर भारत में गुप्तोत्तर साम्राज्य कौन-सा है, मतलब उत्तर भारत में जो गुप्त साम्राज्य के बाद का जो साम्राज्य बना था, वो लगभग 6ठी शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी ईस्वी तक है। तो इसमें बेसिकली जो गुप्त साम्राज्य है, वो उनका जो है पतन होने के कारण वर्धन, मौखरी और पुष्यभूति जैसे क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, और इसका कारण ये हुआ कि जब छोटे-छोटे राज्य, जो साम्राज्य जो है उदय होते हैं और कोई बड़ी शक्ति नहीं होती एकत्रित करने के लिए, तो उसमें राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। तो यही देखा गया कि राजनीतिक अस्थिरता आ गई और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच जो है लगातार संघर्ष होता रहा। या तो उन क्षेत्रीय शक्तियों में से कोई एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए और फिर उन सभी जो राजा हैं उनको अपने अधीन कर ले या अपने साथ मिला ले, तो एक तब जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंटर डेवलप होता है। लेकिन अगर सभी लगभग-लगभग 19-20 के साम्राज्य रहते हैं, तो आपस में वो जो है एक-दूसरे को हराने में ही लगे रहते हैं। तो यही हुआ इसे हम बोलते हैं सत्ता का संघर्ष या संघर्ष। इसमें क्या होता है कि संघर्ष जो है लगातार चलता रहता है और इसमें कुछ नहीं होता, बस दोनों जो भी संघर्ष के लिए जो भी राजा आपस में युद्ध कर रहे हैं, उनकी शक्ति जो है
छीड़ होती चली जाती हैं। तो बेसिकली यही हुआ कि राजनीतिक विखंडन के बावजूद भी इस काल में हम देखते हैं कि सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियाँ जो है जारी रही। इसके साथ ही जो नेक्स्ट इकाई है हर्ष और कन्नौज का उदय, ये डेडिकेटेड चैप्टर है। 7वीं शताब्दी का ये समय काल है और इसमें कन्नौज के शासन करने वाले जो कन्नौज से शासन करने वाले हर्षवर्धन के बारे में जानकारी दी गई है। उत्तर भारत को एकीकृत करने का इन्होंने प्रयास किया था। इनके शासनकाल जो हर्ष का शासनकाल है, इनमें कला, साहित्य और धर्म के संरक्षण के लिए इनको जाना जाता है और साथ ही साथ उनके दरबार में जो है देखा गया है कि वह शिक्षा का केंद्र था। उसमें बाण भट्ट, जुआनजांग जैसे विद्वानों को जो है इसने आकर्षित किया था। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक के इकाई में इकाई 9 में दक्कन और दक्षिण में जो राज्य हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। ये 6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक का समय काल है। इसमें बेसिकली दक्कन में जो चालुक्य और दक्षिण भारत में पल्लव जैसे शक्तिशाली राज्यों का उदय के बारे में जानकारी है। ठीक है। दक्कन में चालुक्य और दक्षिण भारत में पल्लव, ये इंपॉर्टेंट राज्य हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे बड़े-बड़े चट्टानों को काट करके इस समय काल के अंदर बड़े-बड़े मंदिर बनाए गए। महाबलीपुरम तट मंदिर जैसे स्थापत्य कला के हम नमूना देखते हैं। ये भी बताया गया है कि जो बड़े-बड़े राजा होते थे, अब वो इतने शक्तिशाली विशाल मंदिर इसलिए बनवाते थे, बहुत बड़े-बड़े मंदिर, ताकि उनकी विशालता का जो है एक तरीके से वो परिचय दे। मतलब ये माना जाता था कि जितना बड़ा राजा होगा, जितना बड़ा मंदिर कोई राजा बनवाएगा उसका उतना बड़ा जो है कद रहेगा। तो इस लिए जो है बड़े-बड़े मंदिर राजाओं ने बनवाए। इसके अलावा मैं बता दूं कि व्यापार और शहरी केंद्रों का विकास इस समय काल में हुआ था। इसके इसमें जो है आर्थिक समृद्धि का योगदान देता है। जो शहरी केंद्र हैं, व्यापार और शहरी केंद्र का जो विकास हुआ था, इससे जो है आर्थिक समृद्धि बढ़ी थी इन राज्यों में। अब हम खंड 3 पर पहुँचते हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में खंड 3 है। इसमें बेसिकली जो मेन टाइटल दिया गया है, वह है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में परिवर्तन, कि वो क्या परिवर्तन थे प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में और इस समय काल कब से शुरू होता है। देखिए जो मध्यकालीन भारत है उसका जो जो चरण स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फेज है, वह 8वीं शताब्दी है। ठीक है, गलती से इसमें ईसा पूर्व लग गया है। 8वीं शताब्दी ईसवी बोला जाता है इसे। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। इस समय जो है हम ये देखते हैं कि इस समय काल में शास्त्री काल से शहरी केंद्रों का जो पतन है, उसके बाद जो प्रारंभिक मध्यकालीन काल में इस समय जो है पुनरुत्थान शुरू होता है। ठीक है, तो शहरी केंद्रों का पतन हो जाता है। उसके बाद जो है प्रारंभिक मध्यकालीन काल में जो है दोबारा से पुनरुत्थान होना शुरू होता है और एक यही वह समय है जब अरब दुनिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार में वृद्धि के साथ-साथ व्यापार नेटवर्क का विस्तार होना शुरू होता है। तटों और नदियों के साथ नए शहरी केंद्रों और व्यापारिक केंद्रों का उदय होने लगता है। क्योंकि अब जो ये जो समय काल था इसमें जो है कई अब मानव सभ्यता के पास जो है आवागमन के लिए बड़े-बड़े जहाज बनने लगे थे, तो मेन जो व्यापारिक अब वो रास्ते थे वह समुद्र के सहारे थे। तो समुद्र के किनारे अब जो है बड़े-बड़े राज्य या शहरी केंद्र का उदय होने लगा। बहरहाल इसमें इतना ही है। इकाई 11 में हम ये देखते हैं कि उस समय काल में जो प्रारंभिक मध्यकालीन काल था, इसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो देखिए बुक में काफ़ी कुछ दिया गया है, तो हम नॉर्मली इस टॉपिक को जो है इतना डिटेल में नहीं जाएँगे। विभिन्न क्षेत्रों में समुदायों में महिलाओं की स्थिति अलग-अलग थी। आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों में हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी के साक्ष्य तो हमें मिलते हैं
और कहीं-कहीं पे कुछ तबकों में ऐसा लगता है कि जो वीमेन है वो सप्रेशन में चल रही थी और कहीं-कहीं पे ये देखा गया है कि जो महिलाएँ हैं वो अग्रणी थी, उनको जो है बराबरी का अधिकार था। तो ये मिला-जुला रूप हमें जो है भारतीय सभ्यता में दिखाई देता है। इसके अलावा प्रभावती गुप्ता जैसी उल्लेखनीय महिलाओं और दक्षिण भारतीय राजवंशों की रानियों की उपस्थिति के बारे में भी काफ़ी कुछ जो है इस समय काल में मेंशन किया गया है। हम देखें कि इकाई जो 12 है उसमें बेसिकली शिल्प और शिल्पकार यानी के बारे में जानकारी दी गई है और यानी कि ये प्रारंभिक मध्यकालीन काल के बारे में ही बात हो रही है। तो देखिए पूरी संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हर एक एरिया में ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में समाज कैसा था, समाज में जो है महिलाओं की स्थिति कैसी थी, समाज में स्त्रीकरण था कि नहीं था, मतलब कि ऊँच गरीब और अमीर और स्ट्रैटिफ़िकेशन मतलब कि कोई पद वाला इंसान, ठीक है? तो इन सब की परत दर परत जो है हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा कला, शिल्पकार, ठीक है? मंदिर कला, ये सब जो है अब जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये कुछ स्तंभ हैं भारतीय संस्कृति के जो पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने होते हैं। ठीक है, वैसे ही काफ़ी बोरियत लगता है स्टूडेंट्स को कहीं कि ये शिल्प और शिल्पकार इनका हमको क्या करना है। बहरहाल इसी टॉपिक में से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिकली कपड़ा, धातु विज्ञान और मिट्टी के बर्तनों जैसे कि विभिन्न शिल्पियों का विकास इसमें देखा गया है। और इसके अलावा मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो है संगठित उत्पादन भी देखने गए हैं कि जो शिल्पकार के संघ हुआ करते थे, ठीक है? और इसके अलावा उत्पादन और व्यापार को विनियमित किया करते थे जो संघ होते थे। इसी तरह मतलब जो है कह सकते हैं कि हाँ, पहले भी संघ स्थापित किए गए इस समय काल में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज़ तरीके से होता था, ऐसा नहीं कि जो है हम देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज़ जो बिज़नेस होता है, आज की डेट में भी होता है और उस समय भी हुआ होता होगा, लेकिन उस समय जो है ये भी हमें जानकारी मिली है कि ऑर्गेनाइज़ तरीके से भी संगठित रूप से भी व्यापार होता था। इसके अलावा शासकों और धनी व्यापारियों के संरक्षण में शिल्प ने जो है उत्कर्ष योगदान दिया है, जो शिल्प कला है। अब हम देखते हैं जो 13 इकाई यानी कि 13 चैप्टर आपकी पाठ्य पुस्तक में है, उसमें धर्म और धार्मिक प्रथाएँ के बारे में जानकारी दी गई है। तो प्रारंभिक मध्यकाल में बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और बाकी सभी जो उभरते हुए भक्ति और सूफी आंदोलनों की उपस्थिति हमें जो है ये देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मिला-जुला समय था यहाँ पे, ये जो प्रारंभिक मध्यकाल था। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र में मंदिर, स्तूपों और मठों का निर्माण भी हुआ था इस समय काल में। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रभाव हमें दिखाई देते हैं, नए धार्मिक प्रथाएँ और संप्रदाय का हमें विकास देखने को मिलता है। कई मत हमें दिखाई देते हैं इस समय काल के अंदर भी उभरते हुए। तो बहरहाल जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा एनरिच्ड संस्कृति है और कुछ भी यहाँ पर बाँध के नहीं रखा गया है। आज भी हम देखें तो जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें से नए-नए लोग उभरते रहते हैं और अगर आप लोगों को जानकारी हो ओशो के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा तर्कशील व्यक्ति थे और जितना भी इनके पास ज्ञान था, वह तर्क पर आधारित था। ये किसी एक धर्म को ना तो सपोर्ट करते थे, ना तो जब ये मतलब कि कह सकते हैं कि ये हमारी एक संस्कृति ही है हमारे देश की कि यहाँ पे सब कुछ मिला-जुला रूप मिलेगा। ठीक है, किसी भी अब कोई भी ऐसा हम कह सकते हैं कि एक तो बहुत ही कट्टरता वाले लोग मानसिकता वाले होते हैं, तो ये हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं है कट्टरता। कट्टरता हर समाज में थोड़ी बहुत रहती है, तो हमारे भी देश में है और ये देखा जाए कि लेकिन हमारे देश में एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ एक विशाल समुंदर है, इसमें सभी संस्कृतियाँ आकर के इसका पार्ट बन जाती है। तो यही हमारे संस्कृति की बहुत ही अमूल्य धरोहर है। आपके इस खंड को यहीं पर जो है समाप्त हो जाता है, तो इसे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आखिरी खंड है, खंड 4 ये बेसिकली सांस्कृतिक विकास के बारे में है कि
क्या भाषाएं, साहित्य और मूर्तिकला, वास्तुकला इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो पहला जो इसमें इकाई 14 में भाषाएं और साहित्य ये चैप्टर का नाम है और ये प्रारंभिक मध्यकाल के बारे में ही इसमें बात हो रही है। तो बहरहाल शास्त्रीय संस्कृत के साथ-साथ जो क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य का विकास इस समय देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो संस्कृत का एरा था, इस समय जो है संस्कृत का विकास हमें देखने को मिलता है और साथ-साथ में शास्त्रीय संस्कृत तो विकसित थी ही, लेकिन क्या है कि जो क्षेत्रीय भाषाएँ थी, उनका भी जो है साहित्य में विकास हम देखते हैं। इसके अलावा तमिल, कन्नड़, तेलुगु और अन्य क्षेत्रीय साहित्य का भी हम उत्कर्ष देखते हैं, ठीक है? तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कविता, नाटक और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों की रचनाएँ जो साहित्यिक रूप में की गई हैं, तो इसमें जो है कई भाषाओं में अब जो है साहित्य का निर्माण होने लगा था। तो इसी पर ये पूरा चैप्टर आधारित है। नेक्स्ट हम देखते हैं मूर्तिकला और वास्तुकला। ये भी प्रारंभिक मध्यकाल के बारे में है कि कैसे जो है प्रारंभिक मध्यकाल में मंदिर वास्तुकला में बहुत महत्वपूर्ण विकास हुए थे। अलग-अलग क्षेत्रीय शैलियाँ हमें देखने को मिलती हैं। दक्कन और दक्षिण भारत में चट्टानों को काट कर बनाए गए थे, बहुत सारे बड़े-बड़े मंदिर बनाए गए थे, जो कि संरचनात्मक और भव्यता के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा ऐसी कई सारी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, जो जटिल होती हैं काफ़ी और ये धार्मिक और कभी ये भी देखते हैं कि कई तो धार्मिक विषयों पर ये मूर्तियाँ बनाई गई है और कभी ये भी देखने को मिलता है कि धर्मनिरपेक्ष विषयों के ऊपर भी ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो ये बड़ा अद्भुत नमूना है कला का। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है, वह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारा जो भारत है, इसमें काफ़ी पहले से जो है प्राचीन समय से ही गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और धातु विज्ञान के क्षेत्रों में अपना परचम लहराते रहे हैं। तो इस क्षेत्रों में भी उन्नति इस समय देखी गई। हालाँकि बाद के समय में जो है पतन एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में अंधकार युग शुरू हो गया था। लेकिन इस समय काल तक जो है हम देखते हैं कि कुछ उन्नति हुई थी। इसमें आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे उल्लेखनीय विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनका है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि देश के अंदर सिंचाई निर्माण और धातु कर्म तकनीक में जो है न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमें दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था और व्यापार प्रारंभिक मध्यकाल में किस प्रकार का था, तो इसमें यही जानकारी दी गई है कि जो कृषि उत्पादन पर जोर दिया जाता था, वो अर्थव्यवस्था जो है एक तरह से कृषि आधारित थी और इसलिए भूमि अनुदान भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था कि वो जो समाज जो है या जो कम्युनिटी जो है कृषक थी भूमि पर जो चल करती थी उस उनको जो है भूमि अनुदान दिया जाता था। तो भूमि अनुदान एक इस संस्कृति का जो है हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा अंतर्देशीय और समुद्री दोनों तरह के व्यापार नेटवर्क का यहाँ पे जो है पुनरुत्थान और विस्तार किया गया और समुद्री इलाकों के अलावा व्यापारिक समुदायों में काफ़ी समृद्धि और नए व्यापारिक शहरों का उदय भी यहाँ पर जो है इस समय काल के अनुरूप जो है किया गया प्रारंभिक मध्यकाल में। ठीक है, तो बेसिकली यही सब है और नेक्स्ट यहाँ पे हम कहेंगे कि जो नेक्स्ट इकाई है, इकाई 18 वह पर्यावरण, वन और जल संसाधन के ऊपर है। और जैसे कि बीएचआईसी 101 में भी इसी टॉपिक पे जो है समाप्त हुआ था। तो वह जो है प्राचीन तम इतिहास के बारे में था और यहाँ पर जो है मध्यकाल इतिहास पे इसे समाप्त किया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली प्रारंभिक मध्यकाल में हम देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो समुदाय और राज्य की जो पहल के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किया जाता था, वो तालाब, कुओं और नहरों जैसी सिंचाई प्रणालियों के द्वारा किया जाता था। इन प्रणालियों में काफ़ी विकास देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इमारत वगैरह थे उसमें लकड़ी, औषधि पौधों और वन्य जो इमारती लकड़ियाँ जो लगाई जाती थी तो
और जंगलों को काटा जाता था। तो यहाँ पे जो है हमको ये देखने को मिलता है इस समय काल में भी कि कई जगहों पे ये साक्ष्य हमें मिले हैं कि ऐसे प्रबंधन किए गए थे जिससे कि वन्य जीव और वनों के लिए संरक्षण प्रदान किया जा सके, और जो औषधि पौधे हैं उनका भी संरक्षण किया जा सके, इमारतें वाली जो लकड़ियां हैं इनका भी जो है संरक्षण किया जा सके। तो बहरहाल कुल मिला जुला करके यही इस पूरे आपके BHIC 103 इस विषय में दिया गया है। अब इसके साथ ही ये पूरा जो यूनिट्स हैं, सभी यूनिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक हैं चैप्टर वाइज जो एसेंस है वो मैंने इस BHIC 103 शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए ये शॉर्ट नोट्स हैं और बेसिकली यहाँ पे ये कुछ चैप्टर वाइज यहाँ पे टेबल दिया गया है। तो इस टेबल में आप देखेंगे ब्लॉक 1 भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, फिर उसके बाद जो ब्लॉक 2 गुप्त और गुप्तोत्तर राज्य और समाज के बारे में, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के संक्रमण और सांस्कृतिक विकास, जो चारों ब्लॉक का एसेंस दिया गया है। इसके अलावा मैंने गेस्ट पेपर में जो एक प्रश्न है उसका मैंने यहाँ पे आप लोगों को उस प्रश्न को शेयर किया है कि किस तरह से आंसर देना है गेस्ट पेपर के से ही उठा करके। तो बहरहाल ये ब्लॉक 1 का जो भी मैंने डिस्कस किया है, आप लोग थोड़ा-सा इस पैसेजेस वगैरह को चाहें तो देख सकते हैं। इससे जो है रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने ये गेस्ट पेपर दिए हैं, इस गेस्ट पेपर में पहला प्रश्न जो हमारे गेस्ट पेपर में है वो शेयर किया है मैंने कि एक्चुअली में आप लोगों को आंसर कैसे देना है। सबसे पहले तो देखिए कि BA जो ऑनर्स का ये इतिहास का जो विषय है, इसमें 3 घंटे मिलेंगे, 100 नंबर का प्रश्न होता है। आपको 2 भाग मिलेंगे, भाग 1 और भाग 2, ठीक है? तो लगभग जो है 4 प्रश्न भाग 1 में होगा, 4 प्रश्न भाग 2 में होगा और टोटल मिला करके आपको 5 प्रश्न करने हैं। कम से कम किसी भी भाग में से आपको 2 प्रश्न करने ही करने हैं, ठीक है? तो आप एक प्रश्न जो है दोनों में से किसी में, यानी कि आप भाग 1 में से या तो 2 कम से कम 2 प्रश्न करने हैं, तीसरा भी कर सकते हैं। फिर 2 बचे 2 होंगे वो आप भाग 2 में से कीजिएगा, या अगर भाग 1 में से आप केवल 2 ही प्रश्न करना चाहते हैं तो 2 कीजिएगा, फिर भाग 2 में से आप 3 प्रश्न कीजिएगा, ठीक है? इस तरह से करना है। तो बेसिकली भाग 1 में से मैंने ये गेस्ट पेपर में से एक ये क्वेश्चन शेयर किया है कि तमिलकम और प्रारंभिक राज्य गठन पर चर्चा करें, या तमिलकम शब्द का क्या अर्थ है? प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में तमिलकम में सरदारों के उद्भव पर चर्चा करें। तो देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है अपने आप में काफ़ी जटिल है। इसमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं कि प्रारंभिक राज्य के गठन पर चर्चा करना है, उसके अलावा तमिलकम शब्द के अर्थ के बारे में भी पूछा गया है, और फिर कह रहा है कि जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में जो तमिलकम सरदारों के उद्भव जो हुए थे उद्भव उद्भव तो उस पर चर्चा कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर इस तरह से एक इंट्रोडक्शन यानी भूमिका दे देना है कि तमिलकम शब्द दक्षिण भारत के प्राचीनतम तमिल भाषी क्षेत्र को संदर्भित करता है, मतलब उनके बारे में ये जानकारी देता है या उनको इंगित करता है, जिसमें वर्तमान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। इतने एरियाज का जो कलेक्शन था, मतलब ये एरिया जो यहाँ पे कुछ हिस्से बताया गया है, तो इन्हीं को हम जो है पुराने समय में तमिलकम कहते थे। तो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के दौरान तमिलकम में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विकास हुआ, जिसमें प्रमुखों के यानी कि सरदारों का उदय भी शामिल था, जिन्होंने क्षेत्र के विकास में या इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहाँ पे आपको हेडिंग देना है। हेडिंग किस तरह से देना है? जैसे कि आपके इस टॉपिक में प्रश्न में पूछे गए हैं। पहला हेडिंग है प्रारंभिक राज्य का गठन, दूसरा हेडिंग है प्रारंभिक तमिल सोसाइटी, तीसरा हेडिंग है सरदारों का उदय, ठीक है? उसके बाद चौथा हेडिंग है उद्भव में योगदान देने वाले कारक, जो सरदारों का जो उदय हुआ उसके उद्भव में कौन से योगदान देने वाले कारक कौन से थे? फिर व्यापार और वाणिज्य में भूमिका, और फिर उसके बाद जो है निष्कर्ष। तो इस तरह से आप जो है प्रश्न का उत्तर देंगे। अब इस गेस्ट पेपर को कैसे पढ़ना है? मैं उन
लर्नर्स को बता दूँ जिनके पास मेरा ये गेस्ट पेपर है, और जिनके पास नहीं है वो इस प्रश्न से आइडिया ले लेंगे कि सबसे पहले आपके पास ये जो टॉपिक है, ये प्रश्न है, ठीक है? तो इस प्रश्न के जो हेडिंग्स हैं उसको दिमाग में रखना है, ठीक है? कि इसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है हेडिंग दिमाग में रखना है, उसी तरह बनाना भी है, ठीक है? कि आपका जो पूरा-पूरा ये जो प्रश्न पूछ रहा है, उस प्रश्न में जो कीवर्ड्स है वो उसमें हेडिंग में शामिल हो जाए। उसके बाद ये जो इसमें जो मटेरियल दिया गया है, घुमा-फिरा के आपको वही लिखना है। अगर आप अ, जो डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो भी सेम ही लिखिए, थोड़ा बहुत फेर-बदल करके, ठीक है? तो इस तरह से जो है प्रश्न का उत्तर दीजिए, और लास्ट में एक लाइन जो है निष्कर्ष लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, एक पैराग्राफ अलग से लिखिए, तो वो जो है काफ़ी अच्छा जो है, जो नीचे वाले पैराग्राफ में लिखेंगे, वो सब जो ऊपर आपने लिखा है, उसका एसेंस भी अपने आप बना करके सार जो लिख देंगे, तो वही निष्कर्ष भी माना जाएगा, ठीक है? अब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन-कौन से हैं, जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला है, गुप्त प्रशासन की प्रकृति की चर्चा करें। तो देखिए, गुप्त प्रशासन जो है, साम्राज्य जो है, वो लगभग 320 से 550 ईस्वी तक का समय है। भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण हिस्से पे उसने शासन किया था। अक्सर भारतीय सभ्यता के इसे स्वर्ण युग भी माना जाता है। गुप्त साम्राज्य की सफलता का केंद्र जो है इसकी प्रशासनिक संरचना थी। ये बहुत बड़े विशाल और बहुत बड़े क्षेत्र पे शासन करते थे, और लेकिन फिर भी इनका जो केंद्रीकरण इतना सशक्त था कि पूरे राज्यों को या तत्वों को जो है जोड़ के रखती थी। तो यही इस प्रश्न में दिया गया है। केंद्रीकृत प्राधिकरण कौन-कौन से थे, यहाँ पे जो है इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में, यानी कि जो मध्ययुगीन काल की बात की गई, लेकिन उससे भी प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में व्यापार और शहरीकरण पर चर्चा कीजिए। तो ये समय काल का है 200 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक, ठीक है? देखिए, टाइम काल जो पीपीटी में मैंने मेंशन किया है उसमें थोड़ा-सा गलत हो गया है। यहाँ पे 200 ईसा पूर्व से उसमें जो है 800 ईसा पूर्व तक हो गया है, समय ईसा पूर्व। यहाँ ईस्वी होना चाहिए था पीपीटी में, तो ये इतना ध्यान रखिएगा कि 200 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक का जो समय है, व्यापार और शहरीकरण में महत्वपूर्ण विकास देखा गया। क्या-क्या देखा गया कि शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, साथ-साथ जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म के प्रसार भी हुए। कई जीवंत शहर जो है उभर कर आए, उनका उद्भव हुआ। उसके साथ-साथ जो है जो बिज़नेसेस वगैरह थे, वो जो है अपने इवोल्यूशन पे जो है पीक पे पहुँचे। संस्कृति और बौद्धिक आदान-प्रदान के रूप में शहरी केंद्रों का जो है स्थापना हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रारंभिक मध्यकालीन युग में सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को समझने के लिए व्यापार और शहरीकरण की गतिशीलता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बेसिकली जो ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न का जो है ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है? और बाकी पार्ट, क्योंकि ये एक तरह से मेरा जो मेन उद्देश्य यहाँ पर ये है कि आपको प्रश्न से अवगत करा दें और उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे दें। तो यहाँ पर है कि 200 ईसा पूर्व में से 800 ईस्वी तक की अवधि में महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो बेसिकली यहाँ पर भी मैंने जो है कुछ शब्दों में बताने की कोशिश की है कि भारत में 200 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक की अवधि महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को चिन्हित करती है। इस समय जो विभिन्न क्षेत्र और सामाजिक स्तरों पे हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति अलग-अलग थी, और कई जगहों पे जो है भिन्न-भिन्न हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि सभी को जो है एक खाँचे या पैमाने पे हम जो है नाप दें, ऐसा भी नहीं है। तो कहीं-कहीं धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक प्रथाओं में जो है सामाजिक आर्थिक स्थितियों जैसे कारक को भी प्रभावित करती थी। तो बेसिकली इसके अलावा जो यहाँ पे प्रश्न है कि कुषाण कौन थे, उनकी सांस्कृतिक और सैन्य चर्चा करें, तो उनकी क्या उपलब्धियाँ थी? कुषाण एक शक्तिशाली मध्य एशियाई राजवंश थे, ठीक है? ये मध्य एशिया से आए थे। उन्होंने पहली और तीसरी शताब्दी ईस्वी तक अ, ईस्वी तक दक्षिण एशिया के विशाल क्षेत्रों पर शासन किया, मेनली भारत पे। मौर्य शासन के पतन के बाद एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली के रूप में उभर कर के सामने आए, और कुषाणों ने जो है भारत के सांस्कृतिक और सैन्य परिदृश्य को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ये बौद्ध धर्म का जो है प्रचार भी करते थे। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है कि 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक भारत में व्यापार और शहरी केंद्रों के विस्तार के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। तो इस समय काल में हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए, व्यापार नेटवर्क और में काफ़ी विस्तार हुआ, शहरी केंद्र के प्रसार, मतलब शहरी केंद्र जो है काफ़ी ज़्यादा होने लगे अलग-अलग जगहों पे। तो इस युग
को, जिसे अक्सर शास्त्रीय युग भी इसी युग को कहा जाता है, और पूरे उपमहाद्वीप में गतिशील व्यावसायिक गतिविधियों का उदय हुआ और हम देखते हैं कि समृद्ध शहरी बस्तियाँ यहाँ पे देखने को मिलने लगी, ठीक है? नगर जिसे हम कहते थे। अच्छा, गुप्तोत्तर में गुप्ता के गुप्त काल के बाद का जो समय है, उनके पतन के बाद का समय, गुप्तोत्तर काल में दक्कन और दक्षिण में साम्राज्य के उद्भव की चर्चा कीजिए। तो इसी में इस प्रश्न में वही जो है दक्षिण भारत में जो दक्षिण साम्राज्य है, दक्कन और दक्षिण साम्राज्य में, उसमें जो है चालुक्य, पल्लव और चोल और राष्ट्रकूट जैसे शक्तिशाली राजवंशियों के उदय के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ये पूरा आंसर नहीं है, पूरा आंसर गेस्ट पेपर में है। आप लोगों के पास जो भी गेस्ट पेपर है या आप जहाँ से भी स्टडी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप इस प्रश्न के उत्तर को ज़रूर पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न ये है कि प्रारंभिक शिल्प उत्पादन में जो मध्यकालीन भारत है, उसमें प्रारंभिक शिल्प उत्पादन की प्रकृति का वर्णन करें। तो ये बेसिकली जो है ये बताना है कि जो है धातु कर्म से लेकर के मिट्टी के बर्तन, बुनाई, मूर्तिकला, शिल्पकला, ये सब चीज़ें जो है इस समय काल में हुआ करती थी। एक और प्रश्न है कि सातवाहनों की उत्पत्ति के संबंध में जो बहस है उसका विश्लेषण करें कि सातवाहनों की स्थिति किस प्रकार से हुई थी। तो बेसिकली इसमें यही आपको जो है बताना है कि जो उनकी उत्पत्ति है प्रमुख राजवंश के रूप में और उसके ऊपर क्या-क्या बहस हुए हैं, तो कुछ लोग इस पे क्या तर्क देते हैं, तो इसके बारे में इस गेस पेपर में इसकी जानकारी दी गई है। इंडो ग्रीक कौन थे? मेनांडर की उपलब्धियों पर चर्चा की। देखिए मेनांडर के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो इंडो ग्रीक एक हेलेनिस्टिक राजवंश था, ठीक है? और ये लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक उत्तर-पश्चिम भारत में उपमहाद्वीप में कुछ हिस्सों पे इन्होंने शासन किया था और सिकंदर के जो यहाँ पे कमांडर थे मैसेडोनिया से, जो जनरल जनरल थे, उनके वंशज थे। मतलब मेनेंडर मेनेंडर जो है वो जो है मेनेंडर के वंशज जो है सिकंदर और उनके जनरल हुआ करते थे। तो बेसिकली तो ये मैसेडोनिया से ही इनकी जो है लिंक है। सिकंदर की विजय के बाद जो है वर्तमान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में अपने राज्य स्थापित किए थे। इन तो इनका जो मेनांडर का जो राज्य था वो इसी एरिया में था। इंडो ग्रीक साम्राज्य के सबसे प्रमुख शासकों में से एक थे राजा मेनेंडर। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। इसमें वही 7वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में उभरा भक्ति साहित्य, उत्साह, समावेशिता और रूढ़िवादी के घटनाओं के बारे में है। और इसके अलावा यहाँ पे पर्यावरण पर परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करना है कि क्या-क्या था, मतलब जो है पर्यावरण से संबंधित। तो प्रश्न पूछा गया था पीवाईक्यू में कि प्रश्न पर्यावरण परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करें कि प्रारंभिक भारत में वन और जल संसाधन, ठीक है? वन और जल संसाधन के बारे में, तो इससे संबंधित इसमें जो है प्रश्न को उत्तर को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ये टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट कि 200 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में महिलाओं की स्थिति क्या थी? यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईसा पूर्व के बीच में महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो बेसिकली ये प्रश्न है इस तरह से पूछे जाते हैं प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में शिल्प का ये भी जो है प्रश्न पीवाईक्यू में पूछा गया था 200 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में कोई 2 वैज्ञानिकों और के बारे में बताइए। 200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच के 2 वैज्ञानिकों के बारे में बताना है। तो इसमें आर्यभट्ट और चरक के बारे में जानकारी है। पौराणिक हिंदू धर्म के बारे में पूछा गया है। प्राकृत और पाली ये 2 भाषाओं के बारे में पूछा गया है। गणिका ये जो है टॉपिक है इसके बारे में पूछा गया है। तंत्र साहित्य के बारे में पूछा गया है, तो ये सब चीज़ें जो है मैंने इसमें लगभग इंक्लूड कर दिया गया है। थोड़े बहुत जो है इस नोट्स में मिस्टेक्स हैं क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जो है ये मैंने इस वर्ड डॉक्यूमेंट पे इसे बनाया है, तो बहुत जल्दी-जल्दी में मैंने बनवाया है, तो इसमें थोड़े बहुत जो है मिस्टेक्स हो सकते हैं। बहरहाल आपको ये पूरा-पूरा कॉपी नहीं करना है, इसमें से जो है आइडियाज़ लेने हैं, थोड़ा अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा बहुत जो है हेर-फेर है, तो उसे जो है आप अपने मतलब अपने ब्रेन का यूज़ करके आप उस सेंटेंस को जो है तोड़-मोड़ के जो उसमें थोड़ा बहुत आगे-पीछे है, तो आप इसे जो है करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये टोटल जो गेस्ट पेपर है, यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है ये शॉर्ट नोट्स जो है
तो बेसिकली ये BHIC 103 विथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो यूनिट वाइज एसेंस था ये हमने जो है डिस्कस किया है। आई होप दिस विल हेल्प यू लॉट। तो SKM शॉर्ट नोट से BHIC 103 ये मैं टेलीग्राम पे मैं इसे अपलोड कर दूंगा और उसका जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जो इसे डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।